क्या आपने कभी कल्पना की है कि जब नदियों का पानी सूख जाएगा तो क्या होगा? अगर आपको स्वच्छ हवा मिलनी बंद हो जाए तो क्या होगा? धरती तपने लगे और इस तरह तपे कि पानी की तलाश में कई किलोमीटर लंबी लाइनों के बावजूद दो घूंट पानी न मिले। क्या आपने इस बात की परिकल्पना की है कि पूरी धरती बर्फ, बाढ़, आंधी, तूफान से डूब जाए तो क्या होगा? धरती पर जल प्रलय से लेकर अखंड सूखे की परिकल्पना की जाती है। यह धरती आपको जो कुछ भी देती है उसका कोई प्रतिदान नहीं लेती, पर बदले में हम मनुष्य इस धरती को क्या देते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूं उसका नाम है धरती का न्याय। कुशाग्र राजेंद्र और विनीता परमार ने इस पुस्तक को लिखा है। इस पुस्तक को उन्होंने भारत केंद्रित किया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव की उमंग के बीच जब चतुर्दिक बाजार, सियासत, रोजगार, कैरियर, अर्थव्यवस्था, आर्थिकता, संपत्ति, समृद्धि लोगों के लिए लक्ष्य बन चुकी है, आम मनुष्यों का लक्ष्य बन चुकी है, तब ये लेखक द्वय आपको पृथ्वी की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं, धरती की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। और उनका मानना है कि पर्यावरण और पर्यावरण जागरूकता एक ऐसा क्षेत्र है जिन पर हर हाल में ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि दरअसल यह दुनिया जितनी तेजी से विकास के नाम पर विनाश की ओर बढ़ रही है, औद्योगिकरण के नाम पर विनिष्टीकरण की तरफ बढ़ रही है, धन संग्रह के नाम पर जीवन को खोने की कोशिश कर रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। हर दिन रोजमर्रा की अपनी आदतों में हम तमाम ऐसी चीजें करते हैं जो इस धरती को बर्बाद करने की ओर अग्रसर है। लेखक द्वय यह बताते हैं इस पुस्तक में कि सही मायनों में मनुष्य का जितना वजन इस धरती पर, यानी 8 अरब लोगों का वजन जितना धरती पर है, उससे कई गुना वजन अतिरिक्त मनुष्य ने अपने निर्माण से इस धरती पर थोप दिया है। यह धरती इस तरह के विकास के लिए तैयार नहीं थी। शायद यही वजह है कि आज हमारे पहाड़ों पर, आज हमारी धरती पर कहीं भी कुछ भी घटित हो रहा है, कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आ रही है। ये आपदाएं केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि समूची धरती पर जहां भी मनुष्य का वास है उसे अपने चपेटे में ले रही है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, पानी का संकट, जैव विविधता की कमी, मिट्टी का क्षय, महासागरों का प्रदूषण, कचरों का निस्तारण जैसी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दुर्भाग्य से भारत जैसे देश में, जो मानव सभ्यता का प्राचीन केंद्र रहा है, जहां प्रकृति ईश्वर के रूप में पूजी जाती रही है, समूचा हमारा वांग्मय, जिसको हम वेद कहते हैं, जो हमारा आदि ग्रंथ है, वह प्रकृति की पूजा पर, प्रकृति की उपासना पर, प्रकृति की संरक्षा पर और प्रकृति की स्तुति पर आधारित है। वह भी इस समय को देख नहीं रहा है। हमारे यहाँ भी खेती बाड़ी, खान पान, पानी प्रबंधन, इनसे जुड़ी चीज़ों को बुरी तरह से अनदेखा किया जा रहा है और हमारी अभिप्सा, हमारा लालच, हमारा स्वार्थ इतना अधिक बढ़ गया है कि हम न केवल जंगल को नष्ट कर रहे हैं बल्कि जमीन को भी नष्ट करते जा रहे हैं। और उसका नतीजा यह है कि एक समय ऐसा आएगा कि यह धरती शेष ही नहीं बचेगी। इसलिए लेखक द्वय इस पुस्तक के अलग अलग अध्यायों में भारत के पर्यावरण से जुड़े हुए इतिहास, उसके वर्तमान, उसकी चुनौती, उसके भविष्य के प्रति चेतावनी देते हैं, उनका उल्लेख करते हैं, उनका आकलन करते हैं। जो अध्याय इसमें शामिल है उसमें पर्यावरण और संस्कृति,
इसके तहत लेखक द्वय ने स्वतंत्रता के बाद प्रकृति और पर्यावरण के क्षेत्र में जो काम हुए, स्त्री और प्रकृति को क्यों एक दूसरे से जोड़ा गया और स्त्री की तरह से ही क्यों प्रकृति उदार है और किस तरह से वह संरक्षा कर रही है, लेकिन हम जिस तरह से स्त्री की उपेक्षा करते हैं उसी तरह से प्रकृति की किस तरह से उपेक्षा करते हैं, उसके उपादान का महत्व नहीं समझते। यहाँ तक कि कोविड आने के बाद भी मनुष्य आज भी सीखा नहीं है कि एक एक सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए उसके लाले पड़ गए थे, फिर भी आदमी आज भी पानी बर्बाद करता है, हवाओं को बर्बाद करता है। जैव विविधता को क्यों याद किया जाना चाहिए? इस धरती पर हर जीव का कितना महत्व है, हर वृक्ष, हर पौधे का कितना महत्व है। हम जंगलों को काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ों पर सड़कें बनाते जा रहे हैं, हाईवे और रेलवे बनाते जा रहे हैं, 24 घंटे एयर कंडीशन में रह रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। अंततः जब जीवन बचेगा नहीं तो क्या होगा? और त्योहारों में किस तरह से भारत के त्योहारों में पर्यावरण संरक्षण की सीख दी गई थी, पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में लेखक द्वय ने इसको दर्ज किया। जलवायु विमर्श का जो खंड है उसमें वे जलवायु परिवर्तन किस तरह से मनुष्य के मन की सोच बदल रहा है, उसकी तासीर को बदल रहा है, इसकी व्याख्या करते हैं। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में जो उससे जुड़े समझौते हैं उसमें वैश्विक स्तर पर क्या दिक्कतें हैं, उद्योग कल कारखानों को लेकर क्या दिक्कतें हैं, विकास के तमाम तरह के जो उपादान हैं उनको लेकर क्या दिक्कतें हैं, उसकी बात करते हैं। उसके बाद पोस्ट कोविड जो जलवायु विमर्श है उसकी बात करते हैं और नए नजरिए की पर बल देते हैं। उनका कहना है कि दरअसल इस पुस्तक में वे ये कहते हैं कि हमें अपनी त्रासदियों से सीखना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग की जो चेतावनी है वह ऐसे ही नहीं है। यह धरती तपती जाएगी, गर्म होती जाएगी। बाढ़ आखिर क्यों आ रही है? क्योंकि कहीं न कहीं सूरज का ताप उस बर्फ को पिघला रहा है जो पर्यावरण को संतुलन प्रदान कर रही है। नदियों में बाढ़ ऐसे नहीं आ रही है, अचानक बारिश कहाँ से आ रही है? समुद्र अगर गर्म नहीं हो रहा है तो इतने बादल नहीं बनेंगे, बादल नहीं बनेंगे तो पहाड़ की बर्फ पिघल रही है तो नदियों में बाढ़ आ रही है। बादल अतिरिक्त गर्मी के चलते अतिरिक्त बादल बन रहे हैं तो बारिश हो रही है। प्रकृति और विकास की जो सीख है उसके बीच संतुलन कैसा हो, इसका भी उल्लेख ये कर रहे हैं। 3 खंडों में प्रकृति सम्मत विकास की सीख देते हैं। हमारे घर जो पश्चिम टेक्सचर की कॉपी पेस्ट है उससे बचने की सलाह देते हैं और पहाड़ में जो है मैदान की जो दौड़ है वह नहीं चल सकती, इस बात का भी उल्लेख करते हैं। पहाड़ों की बनावट ऐसी नहीं है कि आप उन पर बहुमंजिली इमारतें बनाएं। बड़े बड़े पानी के जो स्रोत हैं प्रवाह के, नदियों के जो प्रवाह के स्रोत हैं, जो झील के प्रवाह के स्रोत हैं, उन्हें आप बाधित करें, इस पर वो जोर देते हैं। नदी, पानी और हम के अध्याय में वो कहते हैं कि नदियों के लिए न्याय के सवाल पर हर आदमी को खड़ा होना चाहिए। आपके इर्द गिर्द जो नदियां हैं उन्हें वो नाले में पहले तब्दील हो गई, उसके बाद उन पर घर बन गए। अगर महानगर हैं तो ये स्थितियां हुई हैं। झील, ताल, तलैया को भी रोकना चाहिए, उनके भी संरक्षण की बात की जानी चाहिए और यह बात हर स्तर पर होना चाहिए, चाहे वह गाँव हो चाहे शहर हो। गंगा की बात करते हैं कि मोक्षदायिनी गंगा को पाताल गमन से रोकने की बात हमें सोचनी चाहिए। गंगा के साथ हम बहुत ही अनाचार और दुराचार करते हैं। पूरी भारत की संस्कृति जो है गंगा नदी के किनारे एक लंबी संस्कृति और सभ्यता बसी है, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि गंगा में शवदाह से लेकर गंदे नालों के निस्तारण तक, हम स्नान ध्यान से लेकर तमाम तरह के प्लास्टिक फेंकने से लेकर मरे हुए मवेशियों को फेंकने से लेकर तमाम तरह का दुराचार करते हैं। रेत खनन भी, पैसे का आधुनिकता जो समाज की है वह भी, और बढ़ता हुआ सूखा भी मनुष्य की इसी संस्कृति की देन है। और अंत में वे हर तरह के प्रदूषण पर नियंत्रण की बात करते हैं। इस पुस्तक में बताते हैं कि प्लास्टिक से निजात संभव है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक से बचें। आधुनिक शहरों में किस तरह से हवा में जहर घुलता जा रहा है, उससे बचने के क्या उपाय हैं। सर्दी में वायु प्रदूषण
क्यों बढ़ रहा है ये भी हमें समझना चाहिए। दिल्ली तो गैस चैम्बर में बदल जाती है, हर सर्दी में बदल जाती है। दिल्ली वालों को इस बात का आभास है। पूरे देश में अब धीरे धीरे धुंध और धुआं मिला हुआ हवा फेफड़ों को, लोगों को नुकसान कर रही है। छोटे शहर जो तेजी से बड़े शहरों की संस्कृति अपना रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की जरूरत है। कम से कम वहाँ के बासिंदे भविष्य के लिए उस तरह की कार्य योजना बना सकते हैं जो उनके इर्द गिर्द घने वृक्षों और जल से संबंधित स्रोतों को बढ़ावा दें, इसकी बात करते हैं। और वो कहते हैं कि बाढ़ जो है वह जिस तरह से पारिस्थितिकी को बदल रही है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दरअसल भूगोल जो है वह मौसम पर आधारित है और हमें भूगोल को अपनी ओर से नहीं बदलना चाहिए। अगर हम भूगोल को बदलने की कोशिश करेंगे, ये बुनियादी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं लेखक द्वय, कि अगर हम अपने भूगोल को, अपने इर्द गिर्द के प्राकृतिक परिवेश को बदल रहे हैं तो हम यह समझ लें कि हम मौसम को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और देर सवेर ही सही, आप जो करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो अगर आप इस धरती को बचाना चाहते हो, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने आप को बचाना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप वृक्ष लगाएं, निश्चित रूप से आप नदी नालों को संरक्षित करें, नदियों को संरक्षित करें। निश्चित रूप से आप अपने आसपास लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि जलवायु परिवर्तन, प्रकृति की संरक्षा, आधुनिकता की होड़ के बावजूद किस तरह से हम विकास और प्रकृति के बीच एक तरह का तालमेल बैठा सकते हैं। प्लास्टिक से बचें, वायु का प्रदूषण हो, प्रकाश का प्रदूषण हो, ध्वनि का प्रदूषण हो, हवा का प्रदूषण मैंने पहले ही बताया, जल का प्रदूषण हो, धरती का प्रदूषण हो, हर तरह के प्रदूषण पर रोक लगानी होगी। और आपको पर्यावरण की संरक्षा में, धरती की संरक्षा में बचे रहना होगा। अगर आप प्रकृति से प्रेम करते हैं, धरती से प्रेम करते हैं, जल और जीवन से प्रेम करते हैं और उसकी तरफ समझना चाहते हैं, तो प्रकृति प्रेमियों के लिए, शोधार्थियों के लिए नहीं बल्कि आम पाठकों के लिए भी यह पुस्तक उपयोगी हो सकती है। धरती का न्याय पुस्तक लेखन के लिए कुशाग्र राजेंद्र और विनीता परमार को बहुत बहुत बधाई। कुशाग्र राजेंद्र जो है वह भारत नेपाल सीमा की चंपारण में पैदा हुए। उनका पूरा समय जो है वो प्रकृति के साथ बीत रहा है। विनीता परमार भी 15 वर्षों से अधिक समय से पर्यावरण के प्रति गहन ढंग से अपनी ओर से प्रयास करके काम कर रही हैं। बाघ विरासत और सरोकार, तलछट की बेटियां, इस तरह की किताबें आ चुकी हैं और कुशाग्र राजेंद्र भी यही काम कर रहे हैं। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके सुंदर लक्ष्य के लिए। लेकिन उनके इस लक्ष्य में अगर आपको इस कार्यक्रम से थोड़ी बहुत मदद मिली हो, आप इस पुस्तक को पढ़कर कुछ जागृत और जागरूक होना चाहते हो, तो अवश्य इसे खरीदें। यह पुस्तक केवल आपको समझाएगी नहीं बल्कि वह राह भी सुझाएगी जिससे हमारी धरती बच सकती है, जीवन बच सकता है। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कम से कम साफ हवा, स्वच्छ पानी, खुला आकाश हम सौंप सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना न भूलें। सेतु प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। मूल्य इसका 325 रुपये है। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।